गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपने नाश्ता कर लिया सबने? अच्छा, क्या खाया? हाँ, परांठा। अच्छा, दही। अच्छा, एक ने रोटी खाई है। ओके। अचार। तो परांठा किस चीज़ का बना हुआ था? गेहूं का। ओके, वेरी गुड। अच्छा, गेहूं कहाँ से लेके आते हो बच्चों? दुकान से। ठीक है। ओके। दुकान पे भी तो कहीं से आती होगी, वो कहाँ से लेकर आता है? कहाँ से आती है? खेत में, खेत से। तो खेत में उसे कौन उगाता है? किसान। तो आपने कभी किसी किसान को देखा है, किसान के बारे में जाना है कि वो कैसे फसलों को उगाते हैं? क्या आप जानते हो? क्या किसी किसान की कहानी पढ़ी है आपने? तो आओ बच्चों, आज एक ऐसे ही किसान की कहानी सुनते हैं जिसका नाम है राम मेहर, और इस पाठ का नाम है आप बीती। आप बीती यानी कि जिस पर खुद पर बीती है, आप बीती, खुद पर बीती हुई। तो वो अपनी कहानी सुना रहा है, आप बीती सुना रहा है। तो शुरू करते हैं। राम मेहर की पाती। राम मेहर की पाती, पाती मतलब चिट्ठी। वो चिट्ठी लिख रहा है किसके नाम? मुख्यमंत्री जी के नाम। तो आइए देखते हैं वो क्या क्या लिखता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। मेरा नाम राम मेहर है। मैं एक किसान हूँ। राम मेहर का नाम, राम मेहर क्या करता है? वो किसान है। दुनिया हमें सम्मान से भोजन उत्पादक कहती है। उत्पादक यानी उत्पादन करने वाला। तो उन्हें क्या कहा जाता है? भोजन उत्पादक। क्यों? क्योंकि वह भोजन का उत्पादन करते हैं। हमारा जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा होता है, यह केवल हम किसान ही समझ सकते हैं। वो क्या कह रहा है कि हमारा जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा होता है। कठिनाइयाँ मतलब मुश्किलें। तो यह केवल हम किसान ही समझ सकते हैं। मेरे पास केवल 2 एकड़ ज़मीन है। कितनी ज़मीन है? 2 एकड़। तो राम मेहर के पास कितनी ज़मीन है? राम मेहर के पास केवल 2 एकड़ ज़मीन है, और मैं अपने परिवार का गुजारा इसी से चलाता हूँ। यानी कि घर का जो खर्चा पानी होता है, जो रोटी सब्जी जो भी खर्चा होता है, वो किससे गुजारा करता है? वो इसी 2 एकड़ ज़मीन से करता है। आप तो जानते ही हैं, कई जमींदारों के पास बहुत ज़मीन है। जो जमींदार होते हैं उनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है। वे ज़मीन को या तो ठेके पर देते हैं या बटाई पर। ठेके में क्या होता है कि उनमें वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, एक डील कर लेते हैं कि इतने 1 साल का हम इतना खर्चा लेंगे, और फिर दूसरा जो इंसान जो ठेके पे लेता है उस ज़मीन को, वो उसमें अपनी फसल बोता है। कुछ ज़मींदार खेतों का सारा काम मज़दूरों से करवाते हैं। कुछ जो होते हैं वो ज़मीन को ठेके पे ना देकर क्या करते हैं? मज़दूरों से उस खेत में काम करवाते हैं। कुछ किसानों के पास अपनी ज़मीन नहीं है। वे दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपनी परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो क्या आपने देखा है ऐसे किसी को कि जो मजदूरी करता हो किसी दूसरे के खेत में और फिर अपने घर का पालन पोषण करता हो? हमारे गांव के कुछ किसान अनाज उगाते हैं, कुछ दालें और कुछ सब्जियां। यानी सभी अनाज नहीं उगाते, कोई तो अनाज उगाता है, कोई दाल उगाता है और कोई सब्जियां। तो आपने भी देखे होंगे, कोई अमरूद के पेड़ लगाते हैं, है ना, बाग में। तो अलग अलग सभी कई किसानों के फलों के बाग भी हैं। देखो अभी मैंने बात भी की थी, तो कई किन्नू के बाग लगाते हैं, कई आपने देखे होंगे अमरूद के बाग। और किस किस चीज़ के बाग देखे हैं? शाबाश। अच्छा, बेर के। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो आगे चलते हैं। साल पहले तक तो ज़मीन की उपज से परिवार का गुजारा हो जाता था, लेकिन अब एक समान और नियमित वर्षा न होने के कारण गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। हमारे गांव में एक कृषि वैज्ञानिक आए थे। कृषि वैज्ञानिक, वैज्ञानिक कौन होते हैं? जो नई नई खोजें करते हैं। अब वो कृषि वैज्ञानिक हैं तो उन्होंने किस क्षेत्र में खोजें की होंगी? कृषि के क्षेत्र में। तो 2 साल पहले उनके गांव में कृषि वैज्ञानिक आए थे। किनके गांव में? राम मेहर के गांव में। उन्होंने बताया था कि ज़्यादा उपज के लिए खाद के साथ साथ सही मात्रा में उर्वरकों और अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए।
कि जो बीज की क्वालिटी होती है वो भी आपको अच्छी किस्म का लेना चाहिए, और उर्वरकों का भी सही मात्रा में, क्योंकि अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे तो वो भी नुकसान करता है। तो सही मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग भी करना चाहिए। उर्वरक क्या होते हैं? जो फसल की पैदावार को बढ़ाते हैं। सही समय पर फसलों की सिंचाई और कीड़ों से बचाव का प्रबंध भी जरूरी है, कि सही समय पर देखो, फसल को पानी एक ज़रूरत के अनुसार देना चाहिए। अगर हम ज़्यादा देंगे तो भी नुकसान करता है, कम देंगे तो भी नुकसान करता है। और कीड़ों से बचाओ, तो कीड़े लग जाएं इसलिए उसमें दवाई का छिड़काव आपने भी देखा होगा कि कीड़ों से बचाव के लिए उसमें हम दवाई भी छिड़कते हैं खेतों में। खेत में बार बार एक ही तरह की फसल बोने से मिट्टी में कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। बच्चे जब लगातार एक ही प्रकार के, मान लो गेहूं बोई तो गेहूं 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 बार बार गेहूं बोने से क्या होता है, जो हमारी धरती माँ होती है उनकी जो पोषक तत्व होते हैं उसके अंदर, वो उनमें कमी आ जाती है। तो उन पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए, भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फसलें बदल बदल कर बोनी चाहिए। तो इसीलिए फसलों को अदल बदल कर बोना चाहिए। ठीक है। मैंने कृषि वैज्ञानिकों की बात का ध्यान रखने का फैसला किया ताकि फसल अच्छी हो। पिछले वर्ष मैंने धान बोया था। वर्षा न होने के कारण पड़ोसी किसान के ट्यूबवेल से अपने खेत की उर्वरक और कीटनाशक खरीदने के लिए मुझे कर्ज लेना पड़ा। बच्चे, धान की फसल जो होती है उसमें पानी की मात्रा अधिक लगती है, तो अब वर्षा कम हुई तो उसमें पानी की मात्रा कम पड़ गई, तो उसने क्या किया? उसके पड़ोसी से ट्यूबवेल का पानी लिया। फिर उर्वरक और कीटनाशक खरीदने के लिए उसे कर्जा लेना पड़ा, पर वर्षा की कमी से फसल सूख गई। अब पानी पूरा नहीं मिला फसल को, तो हर फसल के अलग अलग पानी की ज़रूरत होती है बच्चे। किसी फसल में कम पानी लगता है, किसी में ज़्यादा, और धान की जो फसल होती है उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत, आवश्यकता होती है। आखिर सिंचाई के लिए बार बार पानी कौन देता? अब एक बार तो पड़ोसी ने दे दिया या 2 बार दे दिया, लेकिन बार बार तो नहीं देते ना। ऐसी ही स्थिति में अकाल पड़ा था और भूखमरी की नौबत आ गई थी। भूखमरी, अकाल। अकाल क्या होता है बच्चे? जब अनाज की कमी पड़ जाती है। और भूखमरी यानी कि खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता, और भूख के कारण जब लोग मरना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे, इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि अनाज कितनी मुश्किलों से उगाया जाता है, और वो हमारी थाली तक जब पहुंचता है तो उसे कितने तरीक़ों से, कितनी कठिनाइयों से गुजर कर हमारे पास आना पड़ता है। फसल उगाना, उसको कीटनाशकों से कीटों से बचाना, उसमें पानी देना, सिंचाई करना, कटाई करना, और कटाई करने पर अगर वर्षा आ जाती है तो भी, अगर ज़्यादा वर्षा आ गई तो भी फसल ख़राब हो जाती है। कभी आपने देखा है कि ऐसी कोई फसल की जो बारिश ज़्यादा आ गई हो, आपके आसपास कहीं खेत में देखा हो आपने, और फसल ख़राब हो गई हो, या पानी बरसा ही नहीं, वर्षा आई ही नहीं और पानी की कमी के कारण फसल सूख गई हो? तो शायद आपने ऐसा देखा हो। तो बच्चों, आगे चलते हैं। नवंबर मास में मैंने गेहूं बोया था। गेहूं की लहलहाती फसल को देखकर मैं फूला नहीं समा रहा था। कौन से मास में बोया? नवंबर मास में गेहूं की फसल। तो अच्छी फसल हो गई, लहलाती फसल, खूब अच्छी फसल हो गई है, तो वो देख के खुश हो गया। मैं फूला नहीं समा रहा था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मैं सोच रहा था कि इस बार फसल अच्छी होगी, क्योंकि अब फसल पैदावार अच्छी हो रही है, तो खुश हो रहा था। कर्ज भी चुका दूंगा और खेत में ट्यूबवेल भी लगवा लूँगा। आखिर सिंचाई के बाद फसल पकने का इंतज़ार था। अब पकने का इंतज़ार क्यों करते हैं? ताकि पकने के बाद उसकी कटाई की जा सके। तो आखिरी सिंचाई, आखिरी बार जब पानी की ज़रूरत थी वो दे दिया था, और अब उसके पकने का इंतज़ार था कि ताकि फिर उसकी कटाई की जा सके। कुछ दिनों में कटाई की जानी थी, लेकिन तेज़ हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश, यानी कि तेज़ बारिश और ओलों ने सारी फसल खराब कर दी। देखो, फसल पकने वाली थी, लेकिन बारिश पहले सूखे के कारण ख़राब हो गई, और अब तेज़ बारिश और ओलों ने फसल को ख़राब कर दिया। शायद आपने कभी देखा हो कि फसल खड़ी है, पकने वाली है, और तेज़ ज़ोरदार बारिश आई और ओले गिरे, तो आपने देखा होगा क्या हो जाता है फसल का, उसकी क्या स्थिति होती है?
यस, वो ऐसे नीचे लेट जाती है ना, तो वो फसल खराब हो जाती है। सोने सी चमचमाती फसल कुछ ही दिनों में काली पड़ गई। वो काली क्यों पड़ गई? क्योंकि वो गिल्ली हो गई थी, उसमें पानी गिर गया था, तो वो अभी पकने वाली थी, तो वो पक नहीं पाई थी, गिल्ला होने के कारण वो काली पड़ गई। कभी सूखा और कभी जल ही जल, फिर कैसे हो ठीक फसल। तो भाई कभी तो सूखे पड़ने के कारण, यानी कि बारिश नहीं होने के कारण फसल सूख गई, कभी पानी ही पानी भर गया तो फसल खराब हो गई। तो बताइए कैसे फसल हो। जैसे तैसे मैंने फसल काटी, उसमें से अपनी आवश्यकता अनुसार गेहूं को मैंने अनाज की टंकी में डालकर रख दिया। आपके घरों में भी होगा ना, क्योंकि गेहूं तो हम कितने टाइम के लिए ले लेते हैं? 1 साल के लिए। तो गेहूं की टंकी में डाल के रखते होंगे आप उसको। और उसके बचाव के लिए क्या करते हैं? अच्छा, माचिस की डिब्बी डालते हैं। और क्या करते हैं? वेरी गुड, नीम की सूखी पत्तियां भी डालते हैं। तो देखिए, उसमें नीम की सूखी पत्तियां भी डाली, जिससे कि अनाज नमी, कीड़े व चूहों आदि से सुरक्षित रह सके। बचे हुए गेहूं को बेचने के लिए अनाज मंडी में आड़ती के पास ले गया। आड़ती जो होता है वो किसान से फसल खरीद के आगे खाद्य विभाग या अपने उस बेच देता है आगे। गेहूं देखते ही आड़ती ने कहा, भाई इस गेहूं को कौन खरीदेगा? एक तो पतला दाना, क्योंकि अच्छी फसल होती है तो उसका दाना जो होता है बच्चे वो मोटा होता है, पतला दाना, ऊपर से काला। उसे बेचकर मुझे इतने ही पैसे मिले कि ट्यूबवेल लगाना तो दूर की बात, मैं कर्ज भी नहीं चुका पाया। यानी गेहूं की जो फसल हुई थी उससे वह इतना भी कमाई नहीं कर पाया कि अपना कर्ज भी उतार सके। अनाज मंडी में मैंने देखा कि किसानों द्वारा बेचने के लिए लाया गया गेहूं खुले में पड़ा था। अब आपने कभी अनाज मंडी देखी है? उसमें जो अनाज दूसरे किसानों के द्वारा बेचा जाता है उसको कई बार खुले में रख दिया जाता है, और जिसके कारण जब वर्षा होती है तो खुला पड़ा हुआ अनाज बोरियों में या बिना बोरी के खुला, वो बारिश में भीगने के कारण खराब हो जाता है। भंडारण के लिए रखी गई अनाज की बहुत सी बोरियां बारिश के कारण खराब हो गई थी, कुछ बोरियां फटी हुई भी थी। इस प्रकार बड़े पैमाने पर अनाज खराब होने के कारण लोगों को अनाज के अभाव का सामना करना पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में उचित योजनाएं बनवाने का कष्ट करें तथा हम किसानों की खून पसीने की मेहनत से उगाए अनाज के उचित भंडारण की व्यवस्था कराएं। भंडारण यानी कि उनको इकट्ठा करके रखना। एक वो स्टोर हाउस बनाए जाते हैं जहाँ पर अनाज को रखा जाता है एक उचित टेम्परेचर में, ताकि वहाँ पर जो अनाज है वो ख़राब ना हो। ठीक है, एक उचित तापमान में। तो धन्यवाद, राम मेहर। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ आप बीती। अगली क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। स्टे सेफ, मास्क पहनें।